please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। पेट्रोल और डीजल के दाम अब फिर वहां हैं जहां वो आम आदमी को रुलाने लगते हैं। आम आदमी की चिंता के साथ ही इकोनॉमी पर भी महंगाई का बम फूटने का डर बढ़ता जा रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तो इसकी वजह हैं ही, लेकिन इसके साथ ही सरकार की एक्साइज और वैट बढ़ाने की नीति भी सवालों के घेरे में है। जब क्रूड का दाम गिर रहा था तब तो सरकार ने कई बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भर लिया, लेकिन जब राहत देने का वक्त आया तो सरकार हाथ पीछे खींचती दिख रही है। सवाल यह है कि आखिरकार सरकार आम आदमी को राहत देने में क्यों कतरा रही है, या फिर क्या सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने की हालत में नहीं है। यह है हमारी आज की चर्चा का विषय, और इस चर्चा में रोज की तरह हम आपको यानी अपने दर्शकों को भी जोड़ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दाम सरकार के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डाल लें हालात कैसे हैं और क्यों ये नौबत आई है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जब यूपीए सरकार ने पेट्रोल के दाम में एक साथ ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की तो उस वक्त नरेंद्र मोदी का जवाब कुछ ऐसा था। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मनमोहन पर सवाल उठाए, लेकिन आज मोदी पीएम हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी लपटें और विकराल होती जा रही हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार का खेल भी बिगाड़ दिया है। रोजाना बढ़ते दाम से सियासी शोले भड़क उठे हैं। मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद कच्चे तेल के दाम $30 प्रति बैरल तक लुढ़क गए थे, लेकिन सरकार ने इसका फायदा देने के बजाय पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना शुरू कर दिया। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच पेट्रोल डीजल पर 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। मोदी सरकार के आने के बाद से पेट्रोल पर ₹11.77 और डीजल पर ₹13.47 तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹19.5 केंद्र और ₹12.68 राज्यों के टैक्स का हिस्सा है। वहीं 1 लीटर डीजल में ₹15.33 केंद्र और करीब ₹10 राज्यों के टैक्स का हिस्सा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो एक्साइज ड्यूटी घटाई जा सकती है। इसलिए इस प्रकार की समीक्षा करना ग्राहकों को सुविधा नहीं मिल रहा है। जब कल दाम बढ़ेगी फिर एक्साइज ड्यूटी धीरे धीरे घट भी सकता है, ग्राहकों के ऊपर कम बोझ आएगा। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मौजूदा स्थिति को जीडीपी यानी गैस डीजल पेट्रोल क्राइसिस करार दिया है। हालांकि विपक्ष के हमलों से बैकफुट पर आई बीजेपी अब राहत देने की बात कह रही है। एक फॉर्मूले के तहत दाम बढ़े हैं, इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। 2-3 दिन में 4 दिन में इस पर कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए हमारे सरकार में जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता निश्चित प्रयास करें। ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़े में बढ़ोतरी के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम उनके कंट्रोल से बाहर हैं। जो प्रेडोमिनेंटली अभी हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये प्राइसेस काफ़ी हद तक गवर्न हो रहे हैं। तो अगर इसको देखते हुए प्रोबेबली आगे के फ्यूचर प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये प्राइसेस इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे तो प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी रहेगा। यानी आने वाले दिनों में भी महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेलने के लिए तैयार रहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी ये दोहरी मार क्यों झेले। जब पेट्रोल डीजल सस्ता होना था तो उसे उसका पूरा फायदा नहीं मिला, और जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं तो उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। कम से कम केंद्र और बीजेपी के शासन वाले 21 राज्य क्यों टैक्स घटाकर उसका फायदा अपनी जनता को नहीं दे रहे हैं।
कम से कम देश की 2/3 आबादी को तो राहत मिलेगी। ये है सवाल जिस पे आज चर्चा होनी है और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन RS शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पेट्रोलियम के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र तनेजा और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप सबको याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का एक वक्त तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी समय सीमा के भीतर पूरी करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी और ये वक्त पूरे होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाती है। बात की शुरुआत में RS शर्मा साहब आपसे करना चाहता हूं। आप सेक्टर के इनसाइडर एक्सपर्ट हैं, आप ONGC जैसी कंपनी चला चुके हैं। आज जो सिचुएशन है इसमें आपको लगता है कि एक्साइज और वैट कम करने के अलावा भी कोई रास्ता है सरकार के पास? देखिए, रास्ते तो पहले भी किए गए थे जब वो अंडर रिकवरीज होती थी, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम जो है वो कम किए जाते थे, अंडर रिकवरीज, फिर शेयरिंग होती थी अपस्ट्रीम के साथ में। तो ये बाद में निर्णय लिया गया सरकार ने कि हम वो जो अंडर रिकवरी सब्सिडी शेयरिंग वाला वो रेजिम ख़त्म करना चाहेंगे। हम बिल्कुल वो डीरेगुलेटेड सेक्टर के हिसाब से रहेगा और इसकी काफ़ी जो है पूरा इंडस्ट्री में उसको वेलकम किया गया था। और अभी जो ये है कि सही माने में मैं नहीं कहूँगा कि डीरेगुलेशन हुआ था, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम जब कम होते गए, सरकार ने वो बेनिफिट जो है फॉर वट एवर रीजन्स वो कंज्यूमर को पास नहीं किया। और उनका ये था कि भाई हम इतने बड़े पैमाने पे हम सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। फिस्कल बैलेंस को भी मैनेज करना है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। तो उस वक़्त बहुत कन्वीनियंट था सरकार के लिए कि जब जो क्रूड के दाम गिर रहे थे तो उसका जो बेनिफिट इंस्टेड ऑफ गिविंग टू कंज्यूमर वो उन्होंने जो है अपना सरकार ने वो सेंट्रल एक्सचेकर और वो जो स्टेट एक्सचेकर वैट के जरिए वो दोनों होते रहे। और अभी जब दाम ऊपर बढ़ने शुरू हुए हैं तो अभी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे वो जो एक्साइज में ड्यूटी कम करें। अगर वो कम करते हैं तो कहीं से उनको अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स कम काटनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काटने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही ये डायलेमा, बहुत दुविधा वाली सिचुएशन है। इसको किस हिसाब से ये डील करेंगे, मैकेनिज़्म क्या होगा, मैं समझता हूँ शायद कल कैबिनेट की भी मीटिंग हो रही है, इसके बारे में कुछ विचार किया जाएगा। बट कुछ ना कुछ तो इसका वो निदान निकालना चाहिए। टोटल बोझा, टोटल जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दे पाना मुझे नहीं लगता कि अब संभव हो पाएगा। आगे आगे क्रूड के दाम और भी बढ़ सकते हैं, तो फिर कहाँ जो है पेट्रोल के दाम जाएंगे, कहाँ डीजल के दाम जाएंगे। ये जो आपने बात कही ये बहुत ज़्यादा और चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि क्रूड के दाम हमने इतिहास में बहुत और बढ़ते हुए देखे हैं। अभी ऐसा विद्वानों का कहना है कि शायद ये पीक जैसी सिचुएशन है, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर दाम नहीं जाएंगे, लेकिन मान लीजिए बढ़ ही गए। चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आप तमाम कमोडिटीज़ के इंटरनेशनल मार्केट्स पर नज़र रखते हैं। एक तो क्या ये क्रूड अपने पीक के आसपास है, यहाँ से और ऊपर बढ़ने का डर नहीं है, या एक बार फिर वो डर हो सकता है वो लेवल्स देखे क्रूड जो हमने इतिहास में देखे हैं जब इस तरह का रिटेल प्राइस पेट्रोल और डीजल का हुआ करता था? और दूसरा ये कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी, जब एक्साइज बढ़ाई गई थी तो तर्क यही था कि आज हम एक तरह से दानिशमंदी दिखा रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, जो पैसा आ रहा है इसको जमा कर रहे हैं, भविष्य में काम आएगा। क्या वो पैसा आज भविष्य आ गया है, वो काम आने की हालत है, या आगे क्रूड का दाम बढ़ेगा तो हम और बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा कहना ये है कि जो $80 आजकल भाव चल रहा है विश्व बाजार में कच्चा तेल का, ये तो काफ़ी उच्च स्तर पे है, मगर इसके ऊपर $85, $90 तक भी जाने का एक मौका है
मैं ये नहीं कहता हूं कि भाव ऊपर जाएगा $90 तक, बट देर इज एन अपसाइड रिस्क, इसमें कोई शक है ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इसके कारण है वेनेजुएला से काफ़ी कम माल विश्व बाजार में आ रहा है, क्योंकि यूएस का सैंक्शंस लग गया है, एडिशनल सैंक्शंस। ईरान के ऊपर भी अभी बड़ा एक व्हाट शुड आई से वार्निंग जो दिया है यूएस ने आज सुबह, तो उसका भी असर हमें दिखेगा मार्केट में। और डिमांड साइड काफ़ी अच्छा है, अभी तक तो विश्व बाजार में डिमांड साइड स्ट्रांग है। देयरफॉर लोअर सप्लाईज एंड हायर डिमांड, एक काफ़ी टाइट फंडामेंटल सिचुएशन मार्केट में हो चुका है। और जब इस मार्केट में फंडामेंटल टाइट हो जाता है, स्पेकुलेटिव कैपिटल मूव्स इन वेरी क्विकली, तो काफ़ी लॉन्ग पोजीशन लोगों का बन गया है। सो देयर इज़ अ रिस्क। मगर हमारा देश के लिए, भारत के लिए डबल वैमी जो मैं कहता हूँ, एक है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, दूसरा है हमारा रुपया वेरी वेरी रैपिडली डिप्रिशिएटिंग। देयरफॉर जब रुपया कमज़ोर होता है, हमारा आयात का जो वैल्यू है, मूल्य बढ़ जाता है, द इम्पोर्टेड कॉस्ट गोज अप, तो हमारे लिए डबल वैमी है। तो नाराज़गी है सब लोगों में। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि लोग काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उनको सही भाव नहीं मिल रहा है। और अभी इन द सिटीज़ कंज्यूमर्स आर अपसेट बिकॉज फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। देयरफॉर दिस इज़ अ पॉलिटिकली चैलेंजिंग सिचुएशन। इसमें एक ही इलाज मैं देख रहा हूँ कि सरकार को दे हैव टू कट टैक्सेस और उसका जो राहत है आम आदमी तक पहुंचाना चाहिए, अदरवाइज दिस विल हैव सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन गोइंग फॉरवर्ड। जी, मैं अब बाकी एक्सपर्ट के पास जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले अब मैं नरेंद्र तनेजा जी के पास आना चाहता हूं, क्योंकि तनेजा साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले से पेट्रोलियम सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, इस सेक्टर के बड़े जानकार माने जाते हैं। और पिछली 2-1 डिबेट्स में जब ये आए, ये इस राय से इत्तफाक रखते हैं कि सरकार को पेट्रोलियम पर एक्साइज और टैक्स कम करने चाहिए। सवाल यह है तनेजा जी कि ये टैक्स कम करने चाहिए और इसका वादा भी किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले दिनों जो ज़्यादा टैक्स लिया था वो लौटा दीजिए, कम से कम आज की तारीख में तो टैक्स के रेट कम करिए। और ये शुरुआत केंद्र सरकार को एक्साइज के साथ क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर वो एक्साइज कम कर देंगे तो वैट का रेट अगर ये भी रहा तब भी उसका एक्चुअल आउटफ्लो कंज्यूमर की जेब से काफ़ी कम हो जाएगा। देखिए आलोक जी, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक जो अभी कीमतें हैं ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई डिफेंड कर भी नहीं सकता। पेट्रोल की प्राइस आज आप जो पे कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे, वो हमारे उपभोक्ता को ज़्यादा लग रही है और इसको लेकर के सरकार भी चिंतित है और सेंसिटिव है, और उपभोक्ता जो है वो तो चिंतित है ही, परेशान भी है, शिकायत भी कर रहा है। और लेकिन साथ में सारे मीडिया में, आपके चैनल पे भी बार बार इस बात को दिखाया जा रहा है कि आज जो पेट्रोल की कीमत है कि पेट्रोल पंप है वो 5 साल में सबसे हाईएस्ट है, 5 साल में सबसे ज़्यादा। अर्थात दूसरे शब्दों में 5 साल पहले जो कीमत थी वो या तो इतनी थी या इससे ज़्यादा थी। 2013 में अगर आप देखिए 2012 में 1 दिसंबर को कीमत 73.53 थी, और अब दिसंबर 2014 देखिए तो लगभग 71 रुपए पेट्रोल की थी। तो 5 साल में ज्यादा। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है। तो जब यूपीए 2 की सरकार थी, लेकिन उस समय आप तो तनेजा जी जानकार हैं, उस वक्त का क्रूड का दाम भी याद करिए। सुनिए, उस समय मैं बात कर रहा हूं उपभोक्ता जो दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि उपभोक्ता को जो दे रहा है। अब उसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है, नीतियां हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। भाई उस समय ठीक है सब्सिडी हुआ करती थी, या उस समय कुल मिलाकर के आपको कंपनियों को जो है अंडर रिकवरीज होती थी, वो एक अलग बहस का विषय। मैं बात, और उपभोक्ता को ये सब चीजें, उपभोक्ता कितना पे कर रहा था 5 साल पहले भी इतना ही लगभग पे कर रहा था जो आज पे कर रहा है। तो मैं खासतौर से उस तरफ बात कर रहा हूं जो उस पर राजनीति खेलने का प्रयास करते हैं। अच्छा, दूसरी लेकिन बात यह कि ये बात सच है, मैं मानता हूं कि कीमत अभी ज्यादा है, और मैं आपके चैनल पे भी बोल चुका हूं, आगे भी बोल चुका हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई एक्साइज को लेकर के शुरुआत होनी चाहिए, और उसके बाद राज्य सरकारें जो टैक्सेस लेती हैं उसमें खासतौर से जो एड वेलरम पे टैक्स लिया जाता है उसको खत्म करना चाहिए। एड वेलरम पे लेने का क्या मतलब है? तो चाहे वो उसको लेकर के काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कुल मिलाकर के पूरी कॉम्प्रहेंसिव नीति ला करके ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर
आपने खाली एक्साइड 1 रुपया कम कर दी, उससे 10 दिन के बाद सिचुएशन तो वही की वही वापस आ जाएगी। तो कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच रखे जिसमें राज्य सरकारें शामिल हों, कंपनियां शामिल हों, स्टेक होल्डर सब शामिल हो, जिससे कम से कम आने वाले थोड़ा सा मीडियम टर्म एक सॉल्यूशन लेके आया जाए। और सरकार, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं, सरकार उसी पे काम कर रही है और बहुत जल्दी इसको लेकर के आगे वो लेकर के समाधान लेकर के आएगी, और ऐसा समाधान जो कि थोड़ा सस्टेनेबल होगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा। ये नीति। अब बाकी ये है कि 83% तेल आप आयात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की कीमत है उस पर तो भारत का कंट्रोल है। लेकिन एक बात मैं जल्दी से ये कह दूं कि क्रूड ऑयल प्राइस की जो मेरा अपना अनुमान है, ईरान को लेकर समस्या है, लेकिन वो ऑलरेडी जो आज प्राइस है उसमें ईरान की जो फैक्टर है इन्वॉल्व है, $10 ईरान की वजह से पहले ही बढ़ चुका है, और बाकी चीजें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कीमतें कोई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये जो कि $100 या ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो कीमत है वो $80 70 के आसपास घूमनी चाहिए। जो भी ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं यही लगभग ऐसा ज्यादातर विद्वान मानते हैं। और अभी अगर हम चंद्रशेखर जी से भी हमने जो पूछा, वो भी ये नहीं मान रहे हैं कि दाम बढ़ेगा ही, लेकिन अपसाइड रिस्क बना हुआ है। दाम पहले एक बार बहुत ऊपर जा चुका है। शुभमोय भट्टाचार्य जी, आप बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज करते रहे हैं। ये जो इस वक्त हालत है, इसके लिए जो हालात हैं, जिसे क्रूड प्राइस या इंटरनेशनल मार्केट का डायनामिक्स कहें, वो ज़्यादा जिम्मेदार है, या इस सरकार का मिसमैनेजमेंट ज़्यादा जिम्मेदार है? उसने हिसाब नहीं लगाया कि ये ऐसी स्थिति आ सकती है, और जो पहले उसने एक्साइज बढ़ाई थी, अब तनेजा जी कह रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो पॉलिसी आएगी और अच्छी आएगी, और जिन लोगों को आज तकलीफ हो रही है उन्हें राहत भी देगी। लेकिन अभी हम जहां पहुंचे हैं उसमें इससे निकलने के आसार कैसे दिख रहे हैं आपको? क्योंकि साथ में दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का डर तुरंत खड़ा होता है जैसे ही आप इनमें से किसी भी कमाई पे में थोड़ी सी कटौती की भी बात करते हैं, वो एक्साइज हो या राज्यों के लिए वैट हो। आलोक, अफसर आपने सही कहा कि जिस वक्त तेल के दाम कम हो रहे थे उस वक्त सरकार ने जल्दी से एक्साइज रेट्स में बढ़ोतरी किए, और वो अपसाइड ऑफ द बेनिफिट जो था उसको कैप्चर किए थे। और वो कैप्चर काफ़ी वजह यही था कि उससे सरकार को जो टैक्सेशन में बाकी सारे रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, करने की जो प्रक्रिया थी उसमें टाइम लग रहा था, इसलिए ये बहुत कन्वीनियंट था कि एक्साइज ड्यूटी ऑयल पे एक्स्ट्रा लगाकर वो अपने बजट को बैलेंस कर रहे थे। निश्चित ही बहुत सारे कमेंटेटर्स ने उस वक्त ये कमेंट किया था कि ये वाला प्रक्रिया बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। जो मूलभूत रिफॉर्म्स है टैक्सेशन में, उनमें बहुत सारे जो रिफॉर्म्स की हम लोग जो बात किए थे, वो सारे चीज़ों का रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं पुश बैक किया गया था, इसलिए कि अभी समय नहीं है, बाद में करेंगे, इकोनॉमी वीक है। तो डेफिनेटली सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी जो था ऑयल डिविडेंड से एडवांटेज लेने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैक्स लोगों में देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त में ऑयल का जो बेनिफिट था उससे जो टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाने का जो संभावना था उसको सरकार ने ज़रूर गंवा दिया है। मेरा दूसरा कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में मैं जब देख रहा हूँ 10 ईयर US बॉन्ड्स, उसका अभी रेट्स हाई चल रहा है, यील्ड्स 10 ईयर US बॉन्ड्स का यील्ड जब हाई चलता है तब नेचुरली कमोडिटी प्राइस उसके साथ इन स्टेप रहता है, यानी कि अपसाइड रिस्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये गेस नहीं, ये अक्रॉस द फील्ड हमेशा चलता है, इसलिए मैं कहूँगा कि प्राइसेस अभी भी काफ़ी चल सकते हैं ऊपर। जी, तो आपका कहना है कि डर है, अभी ऐसा नहीं है कि हम बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी सरकार के खिलाफ जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, उसने जो बड़ा अभियान चलाया था, पेट्रोल डीजल के दाम भी उसमें एक मुद्दा थे, मुद्दे और भी थे, भ्रष्टाचार था, राष्ट्रवाद था, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम भी था। आपको क्या लग रहा है कि सिचुएशन आपके पक्ष में आ रही है? अब आप उस तरह का अभियान चलाने की हालत में हैं, या आपको चिंता हो रही है कि ऐसी हालत में अगर अर्थव्यवस्था जा रही है तो पूरे देश को फिक्र करनी चाहिए और इससे निकलने के रास्ते ढूंढने चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश को चिंता करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था किस बदहाल में पहुंच गई है, कि आज इंपोर्ट भी डाउन है, इंडस्ट्रीज भी डाउन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से डिस्टर्ब हो गया है, रुपी वर्सेस डॉलर की सिचुएशन कैसी हो गई है, जिससे सीधा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स पर हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और पिछले
अभी जो 4 साल की सरकार रही है उसमें 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। 10 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी मात्र बढ़ाकर मोदी जी की सरकार ने इकट्ठा किया है। पूरी तरह से गरीब आदमी की जेब पर पूरी कैंची चलाई है। 2014 से लेकर अभी तक गैस के प्राइस 174% बढ़े हैं, पेट्रोल के ऊपर 211% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, डीजल पे 443% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। लेकिन अच्छे दिन तो आ ही गए साहब, इससे ज्यादा और क्या अच्छे दिन आएंगे। हम तो कह रहे हैं भाई अब अच्छे दिनों को रोक दो किसी तरह से, बहुत अच्छे दिन आ गए, इनको रोक दो। अब मोदी साहब कह रहे हैं भाषण ही मेरा प्रशासन है, मैं भाषण देता रहूंगा और पेट्रोलियम के प्राइसेस कम हो जाएंगे। मैं नेपाल में जाकर भाषण दूंगा, मंदिर होके आऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। आपने कहा कि साहब मैं तो विकास करूंगा। हम पूछ रहे हैं भाई 10 लाख करोड़ रुपया कहां चला गया। हम पूछ रहे हैं कि भाई कड़वी दवा के नाम पर ये भैंस वाले मोटे मोटे इंजेक्शन जनता को क्यों लगा रहे हैं आप मुझे बताइए। जब $30 तक भी क्रूड ऑयल पहुंच गया, $30 पर प्रति बैरल भी, आपने क्या एक भी बस का किराया घटाया? क्या आपने एक भी रेलवे का किराया घटाया? क्या आपने कोई भी चीज ऐसी सस्ती की जिससे पता लगे कि भाई सरकार दे रही है? अभी साहब बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि बहुत अच्छा हम पॉलिसी लेकर आए, 4 साल में करो एक पॉलिसी लेकर आए हो तो 1 घंटा हमारे पास है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बताएंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से देश की जनता आज पिस रही है, क्योंकि बाकी सब कुछ डाउन हो गया, सरकार को सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं कहीं से भी, कहीं से टैक्स कलेक्शन नहीं है, इंडस्ट्री खत्म होती चली जा रही है, एक्सपोर्ट घटता चला जा रहा है लगातार, रुपया पिछले 45 महीने का लोएस्ट पर चला गया है, मात्र आज 8 पैसे के करीब ऊपर बढ़ा है। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को सिंसियरली भाषणों से पीछा छूटना आना चाहिए, जनता को कैसे राहत मिले। अभी तक पूरे पैनल में किसी ने जीएसटी की बात नहीं की, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मोदी साहब जीएसटी का रात को 12 बजे डंका पीटते थे, आज 1 साल से ज्यादा हो गया, जीएसटी की किसी काउंसिल की मीटिंग में एजेंडे में भी जीएसटी में पेट्रोल और डीजल लाने की बात क्यों नहीं की। मैं समझता हूं अब प्रचार मंत्री साहब को देश भी संभालना चाहिए। आप प्रचार केवल करते रहेंगे भाजपा का, या गरीब किसान को मरने से आलोक जी, काफी समय हो गया और आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, कुछ देर में आता चर्चा में, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन इस सवाल में थोड़ा आप भी शामिल हैं। आप जिस अंदाज में उठा रहे हैं उससे लगता है कि कांग्रेस जहां सरकार को समर्थन दे रही है या जहां वो सरकार के साथ है, वहां वो जीएसटी का समर्थन करेगी कि पेट्रोल डीजल प्रोडक्ट्स अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आप इनके साथ खड़े होंगे। अक्कू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं आम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पे आपको रख के पूछ रहा हूं अक्कू जी कि क्या आम भारतीय, मिडिल क्लास भारतीय को पेट्रोल डीजल के दाम जहां पहुंच गए हैं यहां वो पिंच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई ऐसा आम आदमी परेशान नजर नहीं आ रहा है कि पेट्रोल का दाम कहां पहुंच गया है, इसके बारे में वो चिंता कर रहा हो। डिबेट करते समय एक दूसरे के सामने पॉइंट स्कोर करते समय जरूर इसका जिक्र होता है, लेकिन वास्तविक जिसको चिंता कहते हैं, पान की दुकान पे खड़े होकर बात करने वाली, वो कहीं दिख नहीं रही है। आलोक जी, आपने आखिरी सेंटेंस एक कहा कि ये आम आदमी में चिंता इसकी कितनी दिख रही है, तो सच है कि आम आदमी में इसकी चिंता अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि वो इन दामों को पहले भी देख चुका है, जब देख चुका है जब महंगाई भी शायद ज़्यादा थी, तब दाल के दाम भी 200 रुपये थे, तो इसलिए वो अभी आंदोलन के रूप में कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। ज़्यादा कदा जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो कुछ पार्टियों के प्रतिनिधि जाकर के अपनी तरीके से विरोध करते हैं और उसको हमें नज़र आता है कि हाँ विरोध हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अभी जो तेल और डीजल के दाम हैं वो आम आदमी को पिंच नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी उसने अपनी कंजूसी बरतना शुरू कर दी है, कुछ आसपास के लोगों के साथ में अगर संभव होता है तो वो थोड़ा बहुत शेयरिंग कर लेता है, लेकिन हम कितने भी प्रयास कर लें वो उस बड़ी समस्या से हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे कि तेल का खर्चा हमारा कम हो जाए, इंडिविजुअल का खर्चा कम हो जाए। वो बड़े शहरों में भी वो 10% से ज़्यादा, अगर दिल्ली ऐसी शहर में मेट्रो पे बहुत सारे कार वाले शिफ्ट होना चाहें या जो अकेले जो कार चलाते हैं वो 4 लोगों को, 3 लोगों को 2 को लेने जाएं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा और बूंद बूंद से क्योंकि वो होता है कुआं भरता है, इसलिए वो बात है। जहां तक 10 लाख करोड़ की बात है तो लोगों को ये पता है कि 10 लाख करोड़ मोदी जी को अपने घर में नहीं ले गए हैं, वो 10 लाख करोड़
का एक इंतजाम, और जो उसमें बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो और योजनाएं हैं, उसमें काम आ रहा है। हाँ, अब ये जरूर होगा कि किसी भी तरीके से इससे आगे अगर जाएगा तो लोगों को परेशानी होगी। और अब क्योंकि जैसे कि बिजनेस में होता है, जब घाटा होता है तो लोग अपने गले से निकाल करके धंधे में लगाते हैं। आज वक्त सरकार का ये है कि वो जो उसके पास 10 लाख करोड़ रुपए 4 साल 5 साल में जमा हुए, जिसको अगर कुछ योजना से थोड़ा बहुत भी एक्साइज ड्यूटी कम करके या जीएसटी के कुछ रेशलाइजेशन पे करके काम किया जाए तो शायद चीजें बन सकती हैं, अभी बहुत बिगड़ी नहीं है। जी, आप कह रहे हैं अभी चीज़ें बहुत बिगड़ी नहीं हैं। आर.एस. शर्मा साहब, आपका एक कमेंट मैं और ले लूँ। ये जहां हम हैं, आपने क्योंकि अंडर रिकवरी का जिक्र किया, बेसिकली वो सब्सिडी की बात थी। जब सरकार पेट्रोल कंपनियों के घाटे की भरपाई करती थी, अपनी जेब से पैसा देती थी, या उनसे कहती थी कि अब ये जो बोझा है आप झेलिए, बाद में हम इसको पूरा करेंगे, और बाद में ऑयल बॉन्ड इशू होते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ इकोनॉमिस्ट की नज़र से कि सरकार ने वो घाटा उठाना या उन कंपनियों के सिर पर डालना बंद कर दिया। लेकिन कंज्यूमर की नज़र से देखें तो कंज्यूमर के लिए तो बात वही है आज की तारीख में जहां उस वक्त थी, क्योंकि उसको जेब से तब नहीं देना पड़ता था, आज उसकी जेब से जा रहा है। उसने बहुत मोटा मोटा एक्साइज और टैक्स दे दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं, और ये भारत में मिडिल क्लास की एक बड़ी चिंता है, बार बार सामने नहीं आती है, एक्सप्रेस नहीं होती है, लेकिन ये चिंता है कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं वो, उनकी क्योंकि सारी कमाई एक नंबर में होती है, सारा हिसाब किताब होता है, तो वो टैक्स पे कर रहे हैं। जो गाड़ी चला रहे हैं, वो पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार के हर हिसाब किताब का जिम्मेदार वही मिडिल क्लास है जो टैक्स पे करेगा क्या, या सरकार को अपने दूसरे इंतजाम, दूसरे डिपार्टमेंट्स दुरुस्त करने चाहिए और ये वजन यहां से हटा के कहीं और ले जाना चाहिए? देखिए, शायद मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इट्स ए बिग डायलेमा। बहुत ही सरकार के लिए जो है ये इस बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा बड़ा मुश्किल होगा। पर ये ज़रूर है कि शायद सरकार ने जो इतने बड़े पैमाने पे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, उसके लिए कहीं से तो पैसा आएगा। और उस वक़्त क्योंकि दाम गिर रहे थे तो सरकार के लिए बहुत कन्वीनियंट था कि यहाँ से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के अपना बजट रेवेन्यू बढ़ा लीजिए, बजट अपना फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा और ये जो हमारी स्कीम्स भी चलती रहेंगी। पर ये नहीं सोचा गया कि अगर ये दाम दोबारा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। सही मायने में अगर आप मेरे से पूछे तो ये किया जाना चाहिए था कि जब तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे थे तो उस वक्त बेशक आप कंज्यूमर को रिलीफ मत दीजिए, पर एक कॉर्पस क्रिएट कीजिए। देखिए, कंज्यूमर को बहुत सस्ते दाम में दिलाना और वॉलेटिलिटी जो वह अच्छा नहीं होता है, तो उसमें एक डिमांड डिसिप्लिन की बात ख़राब होती है, कंजम्पशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इस हिसाब से तो ठीक था कि उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं दिया गया, रिलीफ नहीं दिया गया। पर वो पैसा अगर किसी कॉर्पस में रखा जाता, उसको अभी इस्तेमाल किया जाता, वो उसको लेवलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो अच्छा होता। पर बात वही आ जाती है, अगर ऐसा करते तो सरकार ये जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए इतना पैसा कहाँ से लाती। तो इट्स ए बिग प्रॉब्लम। आई एम श्योर पॉलिसी मेकर्स दे मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इसके बारे में विचार कर रहे होंगे और इसके बारे में कुछ बहुत आसान नहीं है इसके हल करने का रास्ता। चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर साहब, जो आर.एस. शर्मा जी ने कहा कि ये एक तरह की बड़ी दुविधा है, और जब पेट्रोल के दाम, क्रूड के दाम कम हुए थे, उस वक्त सरकार ने जो ड्यूटी बढ़ाकर जो पैसा वसूला, उसका एक कॉर्पस क्रिएट होना चाहिए था। मुझे लगता है अगर वो कॉर्पस क्रिएट करते तब भी वो परिस्थिति वही होती कि जब दाम कम होगा तो हम एक बफर क्रिएट करेंगे, जब दाम बढ़ेगा तो उसमें से देंगे। अंत में फिर ये तो दाम बाजार के हवाले करना नहीं हुआ। इसमें फिर सरकार पे जिम्मेदारी बन जाती कि अगर कल को किसी भी परिस्थिति में क्रूड 120-140 डॉलर पहुंच जाए तो फिर सरकार को अपनी जेब से भर के वो सब्सिडी, उसकी भरपाई करनी पड़ती। क्या ये डिजायरेबल सिचुएशन होती? हाँ, बिल्कुल नहीं। मगर और इसके साथ एक चीज और जोड़ूं, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, इन्होंने कुछ समय पहले कहा था
कि ये जो बात हमने अभी सुनाई कि दाम इस वक्त कम हो रहे हैं, तो हम इससे एक फंड क्रिएट कर रहे हैं, जब भविष्य में दाम बढ़ेगा तो ये काम आएगा। लेकिन अभी जब उनसे दोबारा पूछा गया 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि साहब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग मार्केट के हवाले है, डीरेगुलेटेड है, हम कंपनियों से आग्रह कर सकते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि ज़्यादा बोझ न डालें। इसको मैनेज करने का कोई तरीका है जब मार्केट इकोनॉमिक्स चल रही हो, मार्केट की डायनेमिक्स के साथ चल रहे हो दाम? मैं इस विषय को इस तरह देखता हूं कि जब वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए एक बड़ा बजट बनाया गया और उस खर्चा के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट से जो भी रेवेन्यू राजस्व मिला, दैट वेंट टू फंड वेरियस वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। मगर मैं समझता हूँ एक पॉलिसी मेकिंग में बड़ा एक कमज़ोरी है, इन हाइंडसाइट आई वुड से इवन इमेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि you cannot think about continuing to generate revenue based on a very volatile market. मुझे याद है जनवरी, फरवरी, मार्च 2016 में $30 था, $30 से कम था कच्चे तेल। तभी I had written forecast that by the end of 2016 it will be $40-45. it हो गया तब $45। सो 2017 में भी मैं कहीं एनालिसिस लिखा था कि $60 से बढ़ जाएगा। Currently it's at $80. Therefore हमारा जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उसका फंडिंग cannot come from a volatile market where prices will keep fluctuating. तो उसके लिए we need some steady source of income जिसका कुछ प्रबंध करना चाहिए। For the policy making, वेलफेयर प्रोग्राम का जो खर्चा है वो तेल से ही निकलेगा और तेल से ही निकलना चाहिए। That kind of an approach is faulty in my opinion. जी, तो आपका कहना है बुनियादी थॉट में गड़बड़ी है। बिल्कुल। और इस पर आगे चर्चा होगी, क्योंकि यही असली राजनीति और अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो कैसा होना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेना है मुझे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे क्या महंगे पेट्रोल से बढ़ेगी मोदी सरकार की परेशानी। देखते रहिए आवाज़ अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज़ अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल के बढ़ते दामों पर और उससे पैदा हुई सिचुएशन पर। आलोक शर्मा जी, 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे जब प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे बात की, उनमें से एक का आपने जवाब दिया, दूसरा रह गया। पॉलिटिक्स में महंगाई का बहुत ज़ोरदार रोल होता है, आप लोग कैसे इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं आलोक जी, केवल विपक्ष का काम ये नहीं है कि मुद्दों को केवल उछाला जाए। वास्तव में आज जनता जिस तरह से त्राही त्राही कर रही है पूरा देश देख रहा है। अभी मेट्रो का जिक्र आया, 12 किलोमीटर के लिए 2014 में लगभग 14 रुपए किराया था। आज 12 किलोमीटर की मेट्रो में चलने के लिए 30 रुपए किराया है। तो कहां पर आपको राहत मिली? अच्छे दिन कैसे आए? मुझे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट बताइए पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम ले सकें कि 4 साल में वो इस स्टेज पर पहुंच गया है। एक इंडस्ट्री बताइए जिसमें 500 लोग काम करते हो और मोदी सरकार ने लगाई हो। नहीं, ये आलोक जी, आप बात को, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। मैं देखिए, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आम आदमी हूं, मैं वोटर हूं। आपके पास ऐसा कोई नारा है, ऐसा कोई प्रोग्राम है जिससे मैं प्रेरित हो जाऊं आपके साथ खड़ा होने को? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से, आपकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को आज जनता के बीच में जाकर करना चाहिए, और आज हमने शुरू भी किया है इसके लिए। हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, जनता वास्तव में त्राही त्राही कर रही है। लेकिन जो तमाम अभी विषय आए कि साहब हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, 4 साल में हमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आई। पहले बजट में आया था इन्फ्लेशन कंट्रोल फंड, 500 करोड़ रुपया रखा था, लेकिन पंजाब और हरियाणा की एक मंडी का फंड भी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ हो जाता है। इनकम टैक्स की बात आई, अभी एक पत्रकार महोदय ने कहा कि इनकम टैक्स से लोग पे कर रहे हैं। मुझे बताइए, 2.5 लाख इनकम टैक्स की रिबेट आज से 4 साल पहले थी, आज भी 2.5 लाख ही है। आपने जनता को कहीं पर भी राहत नहीं दी है। मीडिया के साथियों से भी हम कहेंगे कि वास्तव में दिल को छूने वाला मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी पूरी जोरशोर से इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से हर जगह उठाएगी। किसान मर रहा है सर, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, किसान की इनपुट जो कॉस्ट है, जो लागत है उसकी, वो डीजल की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। डीजल पेट्रोल अगर बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ जाएगी, हर तरह का एनपीके हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की कॉस्ट बढ़ रही है।
फायदा कहां है? फायदा किसको है? मात्र तेल कंपनियों को। और तेल कंपनियां भी बीजेपी के पूरी तरह से प्रभाव में काम कर रही हैं। अगर कर्नाटक का चुनाव होता है तो 20 दिन में एक बार भी नहीं बढ़ता है और उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 9 दिन के अंदर ये आप सही कह रहे हैं आलोक जी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। भारत में सरकारी कंपनियां सदा से सरकार के प्रभाव में काम करती रही हैं। हो सकता है सरकार कह रही हो सकता है न कह रही हो। कई बार लोग मोर लॉयल देन द किंग भी होते हैं, वो खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि सरकार को इस वक्त क्या करने से फायदा होगा। अंकुश श्रीवास्तव जी, मैंने जो आलोक जी से सवाल पूछा उससे पहले मैंने आपसे जनता के मूड के बारे में पूछा, इनसे पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी के बारे में पूछ रहा हूं। अगर सिचुएशन इतनी खराब है, इतनी चिंताजनक है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, जनता के भले के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है और ऑपोजिशन इस वक्त एक तरह से अपबीट है कर्नाटक के चुनाव के बाद, तो अब तो 2019 के लिए तस्वीर बहुत भयावह और खतरनाक होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसी दिख रही है क्या? नहीं, मुझे ऐसी नहीं दिख रही। कम से कम हो क्या रहा है, मैंने फिर पहले एक जो सेंटेंस इस्तेमाल किया था वो ये था कि क्योंकि इस प्राइस पर पहले भी चीज़ें रह चुकी हैं और तब महंगाई और आज की महंगाई में थोड़ा सा अंतर भी था, तब शायद ज़्यादा भी थी चीज़ें, लेकिन अब इसीलिए लोग नहीं है, लोगों को भी ये लगता है कि ये एक पैसा शायद किसी कॉज में जा रहा है, लेकिन अब वो एक तकनीकी सवाल जरूर उठता है कि वो किस तरीके के कॉज में जा रहा है, क्या उसको आम आदमी के लिए उसका उपयोग हो पा रहा है, गरीबों के लिए उसका उपयोग हो पा रहा है, ये हम लोग थोड़ा जरूर सोचते हैं, लेकिन इससे लोग परेशान हैं और अभी परेशानी का लेवल इस तरीके का नहीं है कि जो आंदोलन का रूप स्वतः आंदोलन का रूप ले ले। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि 5 साल में एक भी ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसमें कभी कोई इतनी बड़ी पब्लिक के पास में आवाज गई हो। जहां तक बात है जनता की, तो जनता अभी उसको देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है और ये वो इंतजार में है कि शायद अब कुछ इसमें से जो उन्होंने पैसा जमा किया है उस पर रोक लगाएं, एक्साइज ड्यूटी कम करें, जीएसटी को लेकर के कुछ जो में लाया जाने की बात हो रही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को उसमें लाने की बात हो और तब शायद चीज़ें सुधरें। अभी वो उम्मीदों पर जिंदा है और उम्मीदें उसको अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो उम्मीदों पे भी जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन अब ये वक्त सही होगा कि उस पर तत्काल कदम उठाए जाएं और ताकि जनता को भी पता लगे कि हाँ, हमारे लिए कुछ सरकार सोच रही है और कैसे सोचेगी। असली सवाल ये जरूर है कि मध्य वर्ग जो है, पिस्ता पूरा मध्य वर्ग है, जितना उसकी जेब से जाना होता है वो उसी की जेब से जा रहा है और बाकी किसके पास से क्या जा रहा है, काला धन कमाने वाले को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो हम आप सैलरी क्लास लोग हैं उनके हिस्से से बहुत सारा पैसा जाता है, उनको तकलीफ होती है, लेकिन अब अभी तक तो वो झेल रहा था। हाँ, अगर बहुत दिन तक ये चीज़ें जारी रहीं तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगी और मुझे ये भी लगता है कि अगले 2, 4, 6, 10 दिन में शायद इसमें कुछ सुधार होने की संभावना है और इन्हीं सुधारों पर जनता भी मतलब देख रही है उन्हीं निगाहों से। जी तनेजा साहब, ये जो जैसे अंकुश श्रीवास्तव कह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साख पे चल जाती हैं। बहुत से लोगों को इस बात का भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जो पैसा ले जा रहे हैं ये अपने घर नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए शायद बहुत लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। दाम जहां पहुंचा है इतिहास में एक बार पहले भी पहुंचा है, इसलिए शायद लोगों को चुभ नहीं रहा है। लेकिन ये दाम, इस दाम में दाम कितना है और टैक्स कितना है, जब ये हिसाब जिसको भी बताया जाता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एक बार आंखें फाड़ के देखता है कि अच्छा, इतना पैसा सरकार ले जा रही है। तो इसके बाद जो सवाल उठने लगते हैं वो सवाल, अगर आप ध्यान देते हो क्योंकि आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, वो सवाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनकी रेजोनेंस बढ़ रही है। इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखिए, वहाँ ये ब्रेकअप बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है कि कब क्रूड का दाम कितना था और पेट्रोल का रिटेल प्राइस कितना था, कब क्रूड का दाम क्या था और उस वक्त एक्साइज का ड्यूटी का रेट क्या था और वैट का रेट क्या था। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अर्थशास्त्री भी जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है कि सरकार के प्रायोरिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल करने का मामला किस जगह पर है, कितनी जल्दी हम उसे होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन पॉलिटिकली कभी नहीं आएगी जब कोई सरकार ये कर पाए। बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि मुझे सबका जवाब देना है तो थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, मेरे कांग्रेस के साथी ने कहा कि इसको जीएसटी में नहीं ला रही है। अगर आप तथ्यों की जानकारी अगर उचित हो
तो पेट्रोल और डीजल दोनों जीएसटी में जो हमारी सरकार है ला चुके हैं, वो जीएसटी में ही है। जो तय करना है जीएसटी काउंसिल, उसके लिए जो प्रावधान संविधान में करना था वो हम कर चुके, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ले आए। लेकिन जीएसटी काउंसिल जिसमें एक मत से फैसले होते हैं, उसका दर क्या होना चाहिए, ये जीएसटी काउंसिल ने तय करना है। जो हम कर रहे थे हमने करा है, और अब उसको जो है उसको लाने के लिए सारा कंसेंसस जरूरी है, लेकिन उसकी जगह उस पर राजनीति की जा रही है। कोई गब्बर सिंह टैक्स बोल रहा है, कोई बोल रहा है त्राही त्राही हो रही है, वो पता नहीं कौन से चश्मे पहने उन्हें त्राही त्राही दिखती है। मैं तैयार हूं, हाजिर हूं, जरा मुझे, मैं साथ चलता हूं, मुझे दिखा दे कहां कहां त्राही हो रही है। अब मैं चैलेंज करता हूं, आने जाने का भाड़ा भी मैं दूंगा, मुझे दिखा तो दे वो त्राही कहाँ हो रही है। पहले तो वो हैं कहां पे, वो राजनीतिक जल जो कह रहे हैं त्राही त्राही, उनका अस्तित्व किस किस राज्य में है, और जहां है मैं साथ चलने को तैयार हूं। आपके दर्शकों के सामने कह रहा हूं, मुझे दिखा दें कहां त्राही त्राही हो रही है। देखिए दूसरी बात जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 का फैसला, बहुत जरूरी है इसको याद रखना, पेट्रोल और डीजल को बाजार के हवाले करें, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट का फैसला था। पेट्रोल को उसी समय पेट्रोल बाजार के हवाले किया गया, डीजल को 2014 में किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का और बहुत बेहतरीन फैसला था, अच्छा फैसला उन्होंने लिया था, उनको मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं इस बात के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको ये देखना पड़ेगा, और दूसरी बात, आज जो पेट्रोल डीजल की प्राइस आपको दिख रही है, ये कोई पहली बार तो गई नहीं है इतनी ज्यादा, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा कि लोगों को तकलीफ नहीं हो रही, कुछ लोगों को हो रही है और काफी लोगों को हो रही है, मुझे तो कम से कम हो रही है। तो इसलिए जो है हमने इसको, इस तरह के जो फैसले होते हैं उस पर आकर के एक राजनीतिक जो है वो आग उगलना शुरू कर दे, तो उससे क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। हमको तथ्यों के साथ बात करनी पड़ेगी, और साथ में हमको ये भी करना पड़ेगा कि भाई जो सच्चाई है उसको लेके आए। 10 लाख करोड़ रुपए कहा जा रहा है एक्साइज से कलेक्ट करे गए, जिनको जानकारी नहीं है उनको तो ईश्वरी वो करे। उसका 42% जो भी होता है, ये प्रोविजन है, 42% उसका सीधा सीधा पैसा राज्यों को चला जाता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो पंजाब हो या कर्नाटक हो, सबको गया 42% तो उसका सीधा राज्यों को जाता है। बाकी जो चीजें वो खाली वेलफेयर स्कीम नहीं है, तमाम जो सड़कें बन रही हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बंदरगाह बन रहे हैं, उनके लिए भी उनका प्रयोग करा जा रहा है, और साथ में उनको इस तरह लगाया जा रहा है जिससे जो बुनियादी ढांचे से लेकर के और पूरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सके। और उसमें सोशल स्कीम्स भी शामिल है, उसमें वो भी शामिल है जिन लोगों के पास पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बिल्कुल किसी भी तरीके से पहले नहीं हो पाया था। उस देखिए जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई, हमारे सामने आलोक जी 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था हम बिल्कुल कुछ नहीं करते, सारा का सारा बेनिफिट उपभोक्ता को दे देते, और पेट्रोल डीजल जो है पानी के भाव देश में हो जाता। उसका क्या नतीजा होता, वेस्टेज तो अलग होता, और साथ में प्रदूषण और सब कुछ इतना बढ़ता कि कोई सांस नहीं ले पाता, उसमें कांग्रेसी भी शामिल है, कोई सांस नहीं ले पाता। और वो एक जिम्मेदार गवर्नमेंट होते के नाते वो गलत फैसला होता। जो फैसला हमने लिया वो ही सही फैसला था। अच्छा, दूसरा आलोक जी दूसरा देखिए, जो ये जनता का जो फैसला होता है, वो राजनीतिक दल जो कि एक छोटी सी रीजनल पार्टी जिनकी कोई हैसियत नहीं है आज की तारीख में, रीजनल छोटी छोटी पार्टियां आके कोई कहता मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो देखिए मुंगेरी लाल के सपने और आग उगल के बिना पढ़े लिखे, बिना तथ्यों के साथ आकर के उसका दुष्प्रचार करना कर सकते हैं, लोकतंत्र है, करिए आप। कुछ लोग मीडिया में भी आपका साथ देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज दाल की कीमत कितनी है आम आदमी से पूछिए, हमने कितनी नीचे ले आए। आज टमाटर की कीमत कितनी है, आम आदमी जो चीजें खाता है उसकी फ्लाइस को हमने कंट्रोल किया है, ओवरऑल इकोनॉमी का विस्तार किया है। $2.5 ट्रिलियन की भारत की अर्थव्यवस्था है। हम ये नहीं कहते हमने सब कुछ बढ़िया किया, हमसे गलतियां हुई होंगी, हमसे कमजोरियां हुई होंगी, हमारा प्रयास है जनता के साथ मिलकर करें। यही कारण है कि चाहे कुछ लोग आके शोर मचाएं, और ये जो खासतौर से वो लोग जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं बिना किसी समर्थन के, कुछ है ही नहीं, उन लोगों को छोड़ करके बाकी जो लोग हैं, देश की जनता, सुनिए मैं राजनीतिक दल का हूं, जो कोई बात करता है जवाब मुझे देने का हक बनता है। ये नहीं कि खाली कांग्रेस पॉलिटिकल बात करे, आप मेरे पर रोक लगाएं, वो गलत होगा। नहीं आप कर रहे हैं, तो कोई मैं रोक थोड़ी है, तो इसलिए आपने बात करिए। और दूसरी बात यह है कि जब देखिए कोई भी जो चीज है, जनता सब चीज को जानती है, जनता सब जानती है। ये जो झूठ बोलने वाले, 12 लाख करोड़ रुपया देश का खा जाने वाले, इटली फ्रांस में पैसा ले जाने वाले, ये बातें कर सकते हैं, आग उगल सकते हैं। मेरे जनता से आग्रह, आपको शिकायत है, हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये 83% हम आयात करते हैं, और ये जो बाकी लोग तथ्यों में कोई गलती हो उसको ध्यान दीजिए। हमारी कोशिश ये है कि आपको जो भी तकलीफ हो रही है, हम संवेदनशील है, उस तकलीफ को हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपया खाया और झूठ बोल के सब करते हैं, और बिना बुनियाद के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते नहीं ये देखिए, वो सपना देखने का हक किसी को भी है तनेजा जी। मैं भी सपना देख सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उस पे नहीं वो तो आलोक जी बेंगलोर में 50 फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे हो रहे हैं। कल जो कॉन्क्लेव है उसमें 50 लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति नहीं है, 50 लोग सब बेंगलोर जा रहे हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये तो हक है हमारा, इस देश में हम पैदा हुए हैं, हमारा हक है कि हम प्रधानमंत्री बनने की सोचें।
आलोक शर्मा, थोड़ा छोटा रखिएगा, आप जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं मैंने जो भी मैंने बातें कही हैं पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित कही हैं। अगर उन्होंने कहा कि साथ 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आ गया, मैं दिसंबर 2017 का आंकड़ा दे रहा हूं, 9.95850 करोड़ रुपए हैं, लगभग 9.95 लाख करोड़ रुपया केवल एक्साइज ड्यूटी से बचा है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं हैं। ये दिसंबर 2017 के आंकड़े हैं। उसके बाद मैंने जितनी बातें कही आंकड़ों पर कही हैं। अभी इन्होंने कहा साहब जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, वहां पर तो राय बनती है। जीएसटी एक ऐसी काउंसिल है जिसके अंदर सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन होते हैं। मुझे बताइए, आप बार बार ढोल पीटते हैं कि भाई 21 राज्यों में हमारी सरकार बन गई है, 25 राज्यों में हमारी सरकार बन गई है, तो जीएसटी में आप पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं लाते हैं? मैं कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते, और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आप जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लाइए, लेकिन आप नहीं ला रहे हैं। बार बार ये गीत गाना 12 लाख करोड़ खा गए, 12 लाख, ये मोदी साहब की आदत है। अरे भाई 12 लाख करोड़ रुपया अगर किसी ने खाया था, 4 साल हो गए हैं, 12 लोगों को तो जेल में पहुंचा देते आप। 4 साल से क्या पकौड़े तल रहे हैं क्या? एक बहुत हास्यास्पद इन्होंने बात कही कि देखिए साहब वेस्टेज, अरे साहब ये हाँ हम लेकर आएंगे, हाँ हम लेकर आएंगे, मोदी जी को हटा के हम लेके आएंगे, चिंता मत कीजिए, मोदी जी को हटा के हम ही लेकर आएंगे, आप लोगों के बस की कुछ नहीं है। गरीब इतना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि हमने पेट्रोल के प्राइसेस इसलिए ज्यादा रखे ताकि वेस्टेज ना हो और प्रदूषण ना हो। क्या हो गया इस भारतीय जनता पार्टी को? ये कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस हम इसलिए बढ़ा के रखते हैं कि वेस्टेज ना हो और प्रदूषण ना बढ़े। गजब है भाई, आप वेस्टेज और प्रदूषण को कम करने के लिए कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई आपका तर्क नहीं हो सकता। एक तर्क है केवल, पूरी अर्थव्यवस्था डीरेल हो गई है। आपका क्या है आलोक जी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भाषण के बहाव में बह गई है। केवल भाषण चल रहा है, भाषण फुल है, बाकी सब गुल है। आप देश को कैसे चलाएंगे आपको पता ही नहीं है। मैंने तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आपके पास एक आंकड़ा नहीं है। आप केवल गांधी फैमिली को किसी भी तरह से कुतर्क के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं उसको आप गलत बयानी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो आंकड़ा दिया है पूरे शो के अंदर, एक एक आंकड़ा मैंने बिल्कुल पॉइंट्स में भी सही दिया है, और मैं चैलेंज करता हूँ आप मेरे आंकड़ों को दिखाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। ये कहने की बात है, आज पूरे के पूरे देश के अंदर जिस तरह की हालत है, पूरा देश आपको बताएगा। 10 में से आप बताइए, 12 में से 10 लोग सभा आ रहे हैं, आप माइनॉरिटी में हैं। 283 से घटकर 271 पर पहुंच गए। लेकिन कब दिखाएंगे? हिटलर को भी नहीं लगा था कि मेरे देश में त्राही त्राही है। हिटलर को भी ये लगता था कि सब बहुत अच्छा है। अच्छा ये देखिए, आप दोनों आपस में बोलते रहेंगे तो फिर ये चलता रहेगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं एक बार शुभमय भट्टाचार्य, आलोक जी से पूछिए ना, कह रहे हैं मुद्रा बैंक के लोन में हमने मुद्रा लोन दे दिया। मुद्रा तो लोन है, उसका पेट्रोल के एक्साइज का जो पैसा है नहीं देखिए, उसका मुद्रा लोन से मैं देखिए, क्योंकि आप लोग तो मेरे आप लोगों के पास, दोनों के पास सैकड़ों मुद्दे हैं, आप लोग पूरा दिन बहस कर सकते हैं। मैं जिस बात पे जिस विषय पे हूं उस पे रहूं। शुभमय भट्टाचार्य जी, जो पेट्रोल और डीजल के दाम की सिचुएशन है, जीएसटी काउंसिल में इस वक्त जो परिस्थिति है राज्यों की, और जैसे अभी तनेजा जी ने, आलोक शर्मा ने कहा, सिंपल मेजॉरिटी से वहां फैसला होता है। क्या उसको प्रायोरिटी जानबूझकर एजेंडा में नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि ये सच बात है कि कुछ राज्यों को उससे बहुत तकलीफ होगी। राज्य सरकारों का इंटरेस्ट है कि उनकी कमाई के सोर्सेज पर चोट न पहुंचे। जैसे केंद्र को लगता है कि एक्साइज की कमाई है, इससे हर आदमी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उसने खर्चे का हिसाब लगा रखा है, इसलिए वो कमाई में कमी नहीं चाहता है। क्या ये वजह है कि ये पॉलिटिकल कंपल्शन है कि जीएसटी प्रेस नहीं किया जा रहा है, या कोई और वजह है? बात यही है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में अगर रेट पेट्रोल और डीजल का जो रेट्स लगाया जाएगा, वो कौन सा रेट, जो भी रेट लगाया जाएगा वो रेट, अभी आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स कई उससे ज़्यादा रेट कर चुके हैं। उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका कम है उनको रेट्स बढ़ाना पड़ेगा, और ये उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये स्टेट्स ने जो बहुत सारा डिफरेंट रेट्स कर रखे हैं, उनको इक्वल रेट में लाना एक बहुत ही कठिन काम है। और इसीलिए इन प्रिंसिपल पर तो ये सही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लाया गया है, लेकिन वो जो एक्चुअल टैक्स का रेट्स है वो बहुत सारे स्टेट्स के लिए
काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है पॉलिटिकली। और दूसरी बात यह है कि मिस्टर शर्मा कह रहे थे कि हमें एक फ़ंड क्रिएट करना चाहिए था। मुझे लगता है वो फ़ंड वाला आइडिया बहुत अच्छा नहीं है इसलिए, और अच्छा वो हमने नहीं किया क्योंकि वो पहले हम लोग ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉन्ड जो हम रखते थे वो सिमिलर चीज़ ही था, और उससे मार्केट को एक डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट मिलता है। इसलिए ये मान के चलना ही पड़ेगा कि प्राइसेस ऊपर जब गए हैं तो उसका भरपाई करने के लिए जो रेस्पॉन्स है वो मार्केट फोर्सेस से ही आना पड़ेगा। अभी एक आंकड़ा आया है कि जीडीपी पर इस पर कितना असर होता है। मोटा मोटी जीडीपी पे 16 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इस वक्त इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है शेयर मार्केट में, अगर यूएस मार्केट्स का में उछाल अगर बरकरार रहे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स निकल सकते हैं और उससे भारत में प्रेशर आ सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। जी चंद्रशेखर जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। एक जो अभी शुभमय कह रहे हैं इस बात को आगे बढ़ाएं कि अगर ये सिचुएशन और बढ़ती है, क्योंकि अभी एक है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, दूसरा है कि पेट्रोल का दाम बढ़ने से मेरी ज़िंदगी में और मेरे आसपास इस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जो बढ़ोतरी होती है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, वो बढ़ने का कितना डर है और उसकी चिंता हमें क्यों करनी चाहिए एज ए कॉमन सिटीजन? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अपसाइड इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ते जा रहा है, आगे जा कर के और भी बढ़ने का खतरा है। क्रूड ऑयल के जो भाव है $80 का आसपास है, जो आज आगे भी बढ़ सकता है, 85-90 तक जा सकता है। और डबल वैमी जो मैंने पहले कहा, रुपया कमज़ोर लगातार कमज़ोर होते जा रहा है। इट कैन बिकम 67, 68, 69, 70 तक भी जा सकता है। फॉर राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस और वीकनिंग करेंसी एक बहुत खतरनाक एक कॉम्बिनेशन है, डबल वैमी है, जिसके वजह से महंगाई बढ़ सकती है हमारा देश में। और आगे जा कर के जो बारिश का बरसात का मौसम आएगा, वी हैव ए नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट, बट पता नहीं वेदर इट विल बी नॉर्मल। तो आगे जा कर के हमारा खरीफ का फसल में कुछ गड़बड़ी हो गई तो आई थिंक इन्फ्लेशन तो भड़क जाएगा। सो दिस इज अ वेरी जेन्युइन रिस्क, रियल रिस्क, जिसको हमें समझना चाहिए एंड वी नीड टू टेक एक्शन। जी, अब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, कार्यक्रम खत्म करना है। जो सवाल हमने आपसे पूछा ट्विटर पर, उसका जवाब देख लेते हैं कि क्या आया है। पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के लिए परेशानी बनेंगे? 75% लोग जिन्होंने जवाब दिया है उनमें से 75% लोग मानते हैं कि हाँ परेशानी बनेंगे। 25% लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है। और दाग दहलवी की 4 लाइनें हैं प्रोग्राम खत्म करने के लिए। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ, ये कलाम किसका था? आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।